हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेने वाले हैं यूपी टेट 2023 प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है किस चीज का समर्थन नहीं करती है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी दिया हुआ है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन सी है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें और ऑप्शन डी दिया हुआ है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसमें हमसे नहीं पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो यह बिल्कुल बात सही है, पर्याप्त स्थान जो है बच्चों को मिलना चाहिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, यह भी सही है, क्योंकि जब भी बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो उससे वह जो है रुचि उत्पन्न करते हैं, यानी कि रुचि को अपनी दर्शाते हैं। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो यह भी बात सही है, बच्चों को जो है करके मौका देना चाहिए कि वो अपने से ही करके सीखें। और ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चे कम गलतियां करें, तो यही गलत है। तो हमसे पूछा जा रहा है नहीं, तो जो सही है वो तो गलत हो जाएगा और जो गलत है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक का प्रश्न एक का सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे कम गलतियां करें। उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न 2, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा पूछी गई है, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हमें घेरे हुए हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बायोटिक एवं बायोटिक घटक, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है चीजें जो हमको घेरती हैं, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीजें जो हमको घेरती हैं, यानी कि पर्यावरण की यही परिभाषा है, वह चीजें जो हमको घेर रहती हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भावनात्मक क्षेत्र का, ऑप्शन सी है मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक क्षेत्र का। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नैरोबी यानी कि कीनिया, और ऑप्शन सी दिया हुआ है क्योटो यानी कि जापान, और ऑप्शन डी दिया हुआ है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका में है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो था क्योटो यानी कि जापान में आयोजित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योटो में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना, यानी कि आजकल की जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक के ऊपर शिक्षा है। तो यहाँ अभिभावक का कोई काम नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है विशेषता लोगों पर ध्यान देना चाहिए, यानी विशेषता यानी कि यह भी गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन डी दिया हुआ है परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। यह भी गलत है, क्योंकि परीक्षा पर नहीं ध्यान देना चाहिए बल्कि बच्चे के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, और ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो आजकल की जो शिक्षक खेल विधि पर आधारित पढ़ाते हैं वह जो है मनोवैज्ञानिक होती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य मतलब होता है गृह कार्य, का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि एक अच्छे दत्त कार्य का क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ऑप्शन बी दिया हुआ समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, और ऑप्शन सी में दिया हुआ शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, और ऑप्शन डी में दिया हुआ अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसी को चूज करना होता है। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना, यानी कि बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपने आसपास के माहौल, बच्चे की रुचि खोजने के अवसर देना। उसके बाद बी में दिया हुआ है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसमें परिभाषा पर बल देने को कह रहा है तो यह बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है रट्टा मारने को बिल्कुल ही विरोध किया गया है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, यह भी गलत है, क्योंकि अधिक अभ्यास प्रश्न रहेगा तो उससे जो बच्चे रुचि लेने से कतराएंगे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने आसपास के माहौल, बच्चे की रुचि खोजने के अवसर देना, यानी कि बच्चे को पूरा मौका देना चाहिए प्रश्न पूछने का और अपने हिसाब से पढ़ने का, मातृभाषा में पढ़ने का सारे तरह के अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत, यह भी है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ उपयोगिता का सिद्धांत, यह भी ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया हुआ जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो अधिगम का सिद्धांत जो होता है पर्यावरण अध्ययन में वह आवश्यकता का सिद्धांत होता है, उपयोगिता का सिद्धांत है, और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, तो यह सही है। और 2 में दिया हुआ है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, जबकि यह गलत है। ब्रेल लिपि जो होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस तरीके से 6 बिंदु दिए होते हैं। तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो हमारा ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 8 लिखा हुआ है। 3 में दिया हुआ है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और 4 में दिया हुआ है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, तो यह भी सही होता है। यानी कि ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और जब ये गाढ़ा कर दिया जाता है एकदम मोटा
तो यहाँ पे ए पढ़ा जाता है, यानी कि हाथ से छूकर पढ़ा जाता है। और जब इसी में 2 बिंदु बड़ा कर दिया जाता है एकदम उभरा हुआ मोटा, तो यहाँ ये बी हो जाएगा। और सी के लिए जो है दोनों ऊपरी वाले होते हैं, सी के लिए जो है दोनों ऊपर के उभरे हुए होते हैं, यानी कि सी। ए के लिए जो है एक उभरा हुआ होता है एक बिंदु, और बी के लिए दोनों जो लाइन में उभरे हुए होते हैं, और सी के लिए दोनों का ऊपर उभरा हुआ होता है। इसी तरीके से जो है 2600 अक्षर पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 नंबर में यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, जबकि यह गलत है। जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो हमारा 2 गलत हो गया, 1 सही है, 3 सही है और 4। 1, 3 और 4 किसमें दिया हुआ है? 1, 3 और 4, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गृह कार्य पूर्ण करना। तो 11 का सही जवाब होता है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है योजना विधि, ऑप्शन बी में है कहानी विधि, ऑप्शन सी में दिया हुआ है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वाद विवाद विधि। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है सबसे अधिक प्रभावशाली विधि होती है कहानी विधि। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी विधि। अगला प्रश्न है पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों के अनुभव, ऑप्शन बी स्कूल का वातावरण, और ऑप्शन सी उपयुक्त पाठ्यक्रम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या में बच्चों का अनुभव भी शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी शामिल होना चाहिए, और उपयुक्त पाठ्यक्रम यानी कि बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी पौधों का अवलोकन, ऑप्शन सी दिया हुआ है श्यामपट्ट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक होता है पौधों का अवलोकन। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी, पौधों का अवलोकन। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट है, प्रश्न संख्या 15। डिसलेक्सिया मुख्यतः, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ की समस्या के साथ संबंधित है, यानी डिसलेक्सिया से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बोलने और सुनने, ऑप्शन बी पढ़ने, और ऑप्शन सी है गणित संबंधी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है लिखने से। तो जो लिखने से होती है वह होती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लिखने संबंधित विकार होता है, और गणित संबंधी विकार जो होता है वह डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया। और पढ़ने से संबंधित जो होता है वह होता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया पूछा है तो वह होता है पढ़ने से संबंधित। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी, पढ़ने। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।